इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा टाइम कब है? शेयर कब बेचे जाएं और कब खरीदने चाहिए? और आपको कितने पैसे चाहिए यंग रिटायर होने के लिए? ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर किसी के दिमाग में आते होंगे, जो भी अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करना चाहते हैं। लेकिन इन सवालों के जवाब ढूंढते हुए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर को भूल जाते हैं, एंड दैट इज़ रिलेशनशिप ऑफ मनी विद ह्यूमन। ऑथर इस फैक्टर को बाकी सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर से ऊपर मानते हैं। अगर आप समझना चाहते हैं कि कैसे कोई अमीर इंसान एक टाइम पे कर्ज में डूब जाता है और कैसे कोई गरीब इंसान बाद में पता चलता है कि ये तो करोड़पति था, तो आपको ह्यूमन और पैसे के रिलेशनशिप को समझना होगा। आपको मार्केट में स्टॉक समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको किस स्टॉक में कितना इंटरेस्ट मिलता है ये जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले अपने और पैसे के रिलेशनशिप को समझना होगा। इस बुक को समझने के बाद शायद आप अपने पैसे से रिलेशनशिप समझ पाएंगे, और अगर आप रिलेशनशिप समझ गए तो आप अपनी फाइनेंस कंडीशंस को बदल सकते हैं। पैसा कोई टेक्निकल स्किल नहीं है जो आप किताबों से पढ़ के सीख जाएंगे, बल्कि ये एक सॉफ्ट स्किल है जो आपको खुद ही डेवलप करनी पड़ेगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपकी सक्सेस के लिए यहाँ आपको नॉलेज मिलती रहेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी चीज़ को देखने का नज़रिया हर इंसान का अलग होता है, और उसी बेस पे हम कोई भी डिसीजन लेते हैं। और ऐसा ही पैसों के साथ भी होता है। पैसे के बारे में सबकी सोच अलग अलग होती है। कोई सही नहीं है, कोई भी यहाँ गलत नहीं है। कुछ अमाउंट किसी के लिए बहुत ज़्यादा होती है तो वही किसी के लिए बहुत ज़्यादा कम होती है। इट्स नॉट द अमाउंट, इट्स द रिलेशनशिप विद द मनी। मैं चाहे कोई भी यूट्यूबर, कोई भी आपको मार्केट का असली सच नहीं बता सकता। हम सिर्फ बेसिक बता सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो इन फाइनेंस गुरुस के झांसे में मत पड़ना, जो आपको फाइनेंस की नॉलेज देते हैं और कहते हैं इस शेयर को बाय करके आप अमीर बन सकते हैं। लाइफ में आप अमीर बनते हैं एक्सपीरियंस से। आप स्टॉक मार्केट में जब तक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं लेते, मार्केट को कभी नहीं समझ पाओगे। हम तो सिर्फ आपको बेसिक बता सकते हैं। यूएस में एक सर्वे किया गया लोगों के इन्वेस्टमेंट का रीज़न जानने के लिए। एक्सपेक्टेशन थी कि लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करते होंगे, बट रिज़ल्ट कुछ और ही निकला। लोग अपने एक्सपीरियंस के बेस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। जिसको गोल्ड में एक्सपीरियंस वो गोल्ड में पैसे लगाता है, और जिसको स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस वो स्टॉक में ही पैसा लगाना ज़्यादा प्रेफर करता है। अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स गोल्ड या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करके अमीर बने हैं तो आपके लिए वही बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है। वहीं अगर वो पेरेंट्स अमीर बने हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके, तो आपको स्टॉक मार्केट में ज़्यादा भरोसा होगा। भले ही टाइम टू टाइम इन दोनों में फ़ायदा या नुकसान होता रहता है, और सेम यही परसेप्शन हमारा डेप्ट देने और डेप्ट लेने के साथ होता है। इसमें कोई भी गलत नहीं है, बस टाइम टू टाइम एजुकेशन अपडेटेड नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही अपने डिसीज़न लेते हैं। बिल गेट्स को हम सभी जानते हैं। बिल गेट्स सिएटल में स्टडी कर रहे थे और उनका ज़्यादा इंटरेस्ट कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में था। जब ये 13 साल के थे तब इनका एडमिशन साइड लेक स्कूल में हुआ। ये एक इकलौता स्कूल था जहाँ पे कंप्यूटर था, और इस स्कूल में सिर्फ और सिर्फ 300 स्टूडेंट्स अलाउड थे पूरे यूएस में। वहाँ वो पॉल से मिले, जो कि खुद भी कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। एक दिन पॉल ने फॉर्च्यून 500 मैगज़ीन उठा के कहा, कितनी लक्की है ये कंपनी जो 500 में आती हैं। बिल ने कहा कि एक दिन हमारी भी कंपनी 500 फॉर्च्यून में होगी। 303 मिलियन बच्चों में से सिर्फ 300 बच्चों में बिल और पॉल थे, जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिली लेक साइड स्कूल में पढ़ने की। ज़रा सोचो, अगर वो लेक साइड स्कूल में एडमिशन ले ही नहीं पाते तो शायद आज माइक्रोसॉफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, या बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के आज मालिक नहीं होते। समटाइम्स इट्स लक, नॉट जस्ट स्किल्स। बिल के एक और फ्रेंड थे जिनका नाम था केंट, लेकिन उनकी किस्मत देखो, माउंटेन पे चढ़ते हुए उनकी मौत हो गई। ये भी किस्मत थी, नहीं तो शायद माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर केंट होते। अदरवाइज़ 1 मिलियन में से एक चांस होता है कि माउंटेन चढ़ते हुए किसी की डेथ हो जाए। लक और रिस्क दोनों ही लाइफ के पार्ट्स हैं,
दोनों ही लाइफ में बने रहते हैं और दोनों ही एक दूसरे के सिबलिंग हैं। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो शायद आपकी किस्मत कभी नहीं बदले। किसी के बारे में परसेप्शन नहीं लगाने चाहिए कि वो किस वजह से अमीर बना है। कोई किस्मत से अमीर बनता है तो कोई अपनी हार्डवर्क से अमीर बनता है। अगर आपको अनलिमिटेड खाना दे दिया जाए तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आप अपनी भूख से भी ज़्यादा खा लोगे। ठीक ऐसा ही पैसे के साथ भी होता है। हमारे पास जितना पैसा आता जाता है, हम पैसे के लिए उतने ही लालची होते रहते हैं। इस लालच के चक्कर में हम ऐसा रिस्क ले बैठते हैं जिससे हमारा बना हुआ पैसा भी डूब जाता है। रजत गुप्ता एक अनाथ थे। किस्मत ने उनको सब कुछ दिया। 40 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो मैकेंसी कंपनी के CEO बन गए थे। उन्होंने 2007 में रिटायरमेंट लिया और US की वर्ल्ड इकोनॉमी फॉर्म को ज्वाइन कर लिया। टॉप 5 कंपनीज की मीटिंग के पार्ट बन गए। उनके पास कौन से शेयर कौन खरीदने वाला है इसकी पूरी जानकारी होती थी। वो गोल्डमैन साक्स की मीटिंग के पार्ट बन गए। ये बैंक बंद होने वाला था, तभी वॉरेन बफेट ने इसमें अपना पैसा लगाने का डिसीजन लिया टू हेल्प इट सर्वाइव। रजत ने मीटिंग के पार्ट होने का फ़ायदा उठाया और ये बात लीक कर दी राज राजा रतन नाम के एक फंड मैनेजर के साथ। दोनों को इनसाइडर ट्रेनिंग के लिए जेल हो गई। इनफ की डेफिनेशन को आपको समझना होगा और उसी की लिमिट में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आप अगर इस इनफ की डेफिनेशन को नहीं समझ पाए तो आप अपनी लिमिट क्रॉस कर देंगे और कुछ ऐसा काम कर देंगे जिसकी वजह से आपका पैसा तो जाएगा ही साथ आपकी इज्जत भी चली जाएगी। आपको इस इनफ की डेफिनेशन को समझने के लिए इन 3 रूल्स को समझना होगा। द हार्डेस्ट स्किल इज़ गेट द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। पैसे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने गोल्स की तरफ भागो और हर गोल पूरा होने के बाद एक नेक्स्ट गोल ले लो। इससे आपके पास पैसा भी आएगा और आप पैसे के लिए कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। द प्योर डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस इज़ रिजल्ट माइनस एक्सपेक्टेशन। या तो रिजल्ट बढ़ाइए या तो अपने एक्सपेक्टेशन घटाइए, तभी जाके आप खुश रहेंगे। सोशल कंपैरिजन इज़ द प्रॉब्लम। मोस्टली केस में हम अमीर इसलिए नहीं बनना चाहते क्योंकि हम गरीब हैं, बट इसलिए बनना चाहते हैं कि क्योंकि कोई और हमसे ज़्यादा अमीर बन चुका है। ये सोशल कंपैरिजन एक प्रॉब्लम है जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होगी। आप सोशल कंपैरिजन करके अमीर बनना चाहते हैं तो हमेशा आपके पास पैसे की कमी बनी रहेगी। देयर आर नेवर वर्थ रिस्किंग। जब रजत जेल से बाहर आए तो रिपोर्टर ने उनसे पूछा, आप ऐसा काम करके शर्मिंदा नहीं हैं? तो रजत ने कहा, किसी चीज़ से इतना दिल मत लगाओ कि आप उसको छोड़ ना पाओ। मीन्स उनको अपनी रेपुटेशन की कोई परवाह नहीं थी। वो फिर से शेयर मार्केट में ज़रूर ट्राई करेंगे। पैसे को इतनी वैल्यू ना दो कि आप बाकी सब चीज़ें भूल जाओ। देयर आर थिंग्स मोर इम्पोर्टेंट दैन मनी। पैसा आप तभी कमा पाओगे जब आप उसको इतनी ज़्यादा वैल्यू देना बंद कर दोगे। वॉरेन बफेट पे 2000 से ज़्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं। सभी उनको बेस्ट इन्वेस्टर बुलाते हैं, लेकिन वॉरेन बफेट बेस्ट इन्वेस्टर नहीं है, बल्कि बेस्ट पेशेंस रखने वाले इंसान हैं। उन्होंने 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी। उनकी नेटवर्थ $86 बिलियन थी जब ये बुक लिखी गई, लेकिन इसमें से 85.5 बिलियन उन्होंने तब कमाए जब वो 50 क्रॉस कर चुके थे। कंपाउंडिंग और पेशेंस देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर जगह पे चलता है। मसल्स बनानी है, वजन घटाना है, बिजनेस बढ़ाना है या अपने सोशल मीडिया को ग्रो करना है। हमें जब थोड़े से टाइम पे सक्सेस नहीं मिलती तो हम मेहनत करना बंद कर देते हैं। उसको कंपाउंड होने का हम टाइम ही नहीं देते। जिम साइमन वॉरेन बफेट से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उन्होंने 60% की रेट से अपनी इनकम को शेयर मार्केट में बढ़ाया है, लेकिन उन्होंने 50 साल पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी। इसलिए वॉरेन बफेट उनसे 90% ज़्यादा अमीर है। इट्स नॉट अबाउट द स्किल, इट्स अबाउट द टाइम। अगर आपको 8 को 8 बार जोड़ने के लिए कह दिया जाए तो बड़े ही ईजिली आप कर लोगे, लेकिन अगर आपको 8 को 8 बार मल्टीप्लाई करने के लिए कह दिया जाए तो शायद आपको चक्कर आ जाए। कंपाउंडिंग में आपका पैसा इस मल्टीप्लाई वाले रेट से बढ़ता है, लेकिन याद रखें कि जिस तरह से आपको इनको मल्टीप्लाई करने में टाइम लग गया, ठीक उसी तरह से मार्केट में इनको बढ़ने में भी टाइम लगता है। इसलिए मार्केट में इनको टाइम दे बढ़ने के लिए।
आज डिजिटल एज में पैसा कमाना बहुत ही ईजी है। देयर आर एन नंबर ऑफ वेज टू अर्न मनी। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं रह गई है। पैसे को बचाना आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। गेटिंग वेल्दी इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, स्टेइंग इज़। 1929 के टाइम पे जैसे लिवरमोर वाज द बेस्ट इन्वेस्टर। उस टाइम पे उनकी नेटवर्थ 100 मिलियन क्रॉस कर गई थी। तभी मार्केट में क्रैश आ गया, सभी इन्वेस्टर बर्बाद होने लगे और सुसाइड करने लगे। लेकिन उस टाइम पे लिवरमोर और भी ज़्यादा अमीर बन गए। मार्केट क्रैश में लिवरमोर ने स्टॉक्स में और ज़्यादा पैसा लगाया और दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में शामिल हो गए। कुछ सालों बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि पैसा मार्केट में बहुत ज़्यादा लगाने की वजह से उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ। ये मार्केट में वेल्दी तो बने लेकिन रह नहीं पाए। मार्केट में रिस्क लेना अच्छी बात है, लेकिन एक डर भी होना चाहिए कि कब अपने पैसे को बचा लेना चाहिए। सर्वाइवल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन स्टेइंग वेल्दी इन द मार्केट। आपका टिके रहना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि आपका ढेर सारे पैसे कमाना। पैसा अपने आप ही बढ़ेगा। सर्वाइव करने के लिए आपको सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगाना है। आपको मार्केट में अनबीटेबल रहना है। सेकंड, आपको प्लान करके चलना है कि मार्केट कभी भी बदल सकती है और आपको सेविंग करनी चाहिए। सर्वाइवल माइंडसेट रखिए, किसी काम में टिके रहिए, सर्वाइव करते रहिए। एक टाइम आपकी वेल्थ अपने आप ही ग्रो हो जाएगी। आज सलमान खान बॉलीवुड में बड़ा नाम है। इन्होंने कितनी हिट फिल्में दी हैं, लेकिन हिट से ज़्यादा इन्होंने फ्लॉप फिल्में दी हैं। ठीक ऐसे ही अमिताभ बच्चन के साथ भी है। लेकिन इनके फ्लॉप फिल्मों के बाद भी ये बॉलीवुड में कभी फ्लॉप नहीं हुए, क्योंकि इनकी एक दो हिट फिल्में ही पिछले सारे नुकसान की भरपाई कर देती हैं। ठीक ऐसे ही स्टॉक मार्केट के साथ होता है। स्टॉक मार्केट में कुछ ही स्टॉक्स होंगे जो परफॉर्म करेंगे, बाकी सभी फ्लॉप हो जाएंगे। लेकिन ये चलने वाले स्टॉक्स इतना आपको कमा के देंगे कि सभी नुकसान की भरपाई इन्हीं के साथ हो जाएगी। आपको टेल यानी एंड रिजल्ट के बारे में सोचना है। बिजनेस हो चाहे स्टॉक मार्केट, हमेशा एंड रिजल्ट ही मायने रखता है। बीच में हुए नुकसान, बीच में हुए मेहनत कोई भी नहीं देखता। इफ़ द एंड इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। टेल्स विन की सबसे अच्छी एग्जांपल है वेंचर कैपिटल फंड कंपनीज। ये नए स्टार्टअप्स में पैसा लगाती हैं, जिसमें ज़्यादातर कंपनीज डूब जाती हैं, लेकिन कोई एक कंपनी इनके नुकसान से 10 गुना ज़्यादा इनको निकाल के देती है। जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि टेल्स विन इन द एंड, तब आपके लिए फेलर एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ हो जाएगी। आप उस टेल की तलाश में काम करेंगे जो आपके फेलर को सक्सेस में कन्वर्ट करेगी। बड़े लोगों और नॉर्मल लोगों में यही एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि वो फेलर को सक्सेस का एक पार्ट मानते हैं। फेल होते होते एक सक्सेस सभी फेलियर की भरपाई कर देती है। इन्वेस्टमेंट से आपको पैसे से ज़्यादा खुशी मिलने वाली है। खुशी की डेफिनेशन सभी की अलग अलग होती है, लेकिन फाइनेंशियल खुशी आपको तभी मिलेगी जब आपके पास फ्रीडम होगी अपने पैसे को यूज़ करने की। और फ्रीडम आपको तभी मिल सकती है जब आपकी लाइफ आपके हाथ में होगी, आपके कंट्रोल में होगी। आखिर क्यों कुछ लोग बिजनेस में कम पैसा कमा के भी बहुत ज़्यादा खुश हैं? क्योंकि उनकी लाइफ उनके कंट्रोल में है। और कुछ लोग कॉरपोरेट में बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के बाद भी खुश नहीं हैं, क्योंकि उनकी लाइफ उनके बॉस के कंट्रोल में है। अब कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन आपको अगर कंट्रोल कोई और कर रहा है ना, तो आप खुश नहीं रह सकते। डूइंग समथिंग बट इन कंट्रोल ऑफ समवन एल्स इज सिमिलर टू डूइंग समथिंग यू हेट। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको अपने टाइम और पैसे को यूज़ करने की आज़ादी देती है। जॉब करके कभी भी अपने टाइम और वेल्थ को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपनी वेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं, आपके बॉस के कंट्रोल में होता है। जॉब चेंज करना, अपनी सैलरी को बढ़ाना कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दिला सकता। जब तक आपके पास पैसा बिना काम किए नहीं आता, तब तक आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। आपको फ्रीडम कभी नहीं मिल सकती, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ बिजनेस या इन्वेस्टमेंट से ही हो सकता है। दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हो सके तो चैनल भी सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं अपने कंटेंट को और बेहतरीन आपके लिए बना पाऊँ। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक आप खुश रहिए, ग्रो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।